स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन था फाइंड आउट कर लिया था, और यूनिट वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन था ये भी फाइंड आउट कर लिया था, और उनके कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन था ये फाइंड आउट कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो spherical coordinate system is most appropriate when one is dealing with problem having a degree of spherical symmetry। तो ये सिमेट्री किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग गॉस लॉ को यूज करेंगे। जब गॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जब हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे तब सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जिस तरीके की सिमेट्री होगी उसके हिसाब से हम वहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज करेंगे। तो अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है वो यूज करना पड़ेगा, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेरिएबल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आर, थीटा एंड फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली स्फीयर बनेगा, तो स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर, और थीटा जो है ये एंगल है, और फाई ये भी एंगल कहलाएगा। तो इनके नाम अलग अलग है। फाई एंगल हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग एजीमुथल एंगल बोलते हैं, और थीटा को हम लोग बोलेंगे कोलैटिट्यूड एंगल या कोलैटिट्यूड। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है अ पॉइंट P कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर थीटा फाई एंड इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर नंबर 1.4। तो फिगर अभी हम लोग देखेंगे। From figure, we notice that r is defined as the distance from the origin to a point P, or the radius of the sphere centered at the origin and passing through P, and theta is the angle between the z-axis and the position vector. Position vector of P, and phi is the measured from the x-axis, the same azimuthal angle in the cylindrical coordinate। तो इसका जो डायग्राम है ये दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और इस डायग्राम में स्मॉल आर विच इज रेडियस, तो ये है पॉइंट P। और फिर से आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस के रेफरेंस में ही ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम पहले डिजाइन किया गया है, और उसके बाद फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे किस तरीके से हम लोग पॉइंट को डिफाइन करेंगे वो बताया गया है। तो पॉइंट है P जिसको हमें डिफाइन करना है, जिसकी पोजीशन को हमें बताना है, और इस P पॉइंट की ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल r, और ये जो स्मॉल r वेक्टर बन रहा है पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोलेंगे विच इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इसका z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे थीटा। तो ये जो एंगल है दिस इज थीटा, और इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन लेंगे हम xy प्लेन पर,
प्रोजेक्शन का मतलब है कि हम यहाँ पर अगर बल्ब जला दें तो इसका एक इमेज बनेगा इस एक्स वाई प्लेन पर, और वो जो पॉइंट है, पॉइंट इमेज बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट है, तो पॉइंट का इमेज भी पॉइंट ही रहेगा। उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें तो उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल है उसको हम फाई बोल रहे हैं। दीज आर आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो ये हो गया इसके वेरिएबल। डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर दिए गए हैं इसी पॉइंट पी पर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर है या जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की डायरेक्शन में ही हम यूनिट वेक्टर लेंगे। जैसे आर यूनिट वेक्टर जो है या यूनिट वेक्टर ऑफ आर, वो ये जो आर है इसी की डायरेक्शन में ही हम लोग यूनिट लेंथ का एक वेक्टर खींच देंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ आर। इसी तरीके से अगर हमें फाई बनाना है तो फाई जो है वो आर से इस तरीके से हम बनाएंगे कि वो एक्स से दूर जाए और आर वेक्टर से वो 90 डिग्री पर हो, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये है ए फाई, और इन दोनों के 90 डिग्री पर और एक्स वाई प्लेन की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पर जेड एक्सिस से एंगल लेना है, तो एक्स वाई प्लेन की तरफ हम पहुंच जाएंगे जेड एक्सिस से। तो इन दोनों जो दोनों पिछले वाले जो दो यूनिट वेक्टर थे उनसे 90 डिग्री बनाते हुए जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो बनेगा ए थीटा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ए आर, ए फाई और ए थीटा को डिनोट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे रेडियस जो है वो कितनी हो सकती है किसी भी स्फीयर की। तो स्फीयर की जो मिनिमम रेडियस हो सकती है वो है 0, और जो मैक्सिमम रेडियस हो सकती है वो है इन्फिनिटी। तो ध्यान रखिएगा 0 जो है वो वैल्यू वो स्फीयर की रेडियस हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी आपको लगानी है 0 पर, और इन्फिनिटी जो है वहां पर इक्वलिटी नहीं लगेगी। इसी तरीके से ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ से आप थीटा कितना ले सकते हैं, तो थीटा आप जेड एक्सिस से मेजर करना शुरू करेंगे, तो यहाँ से लेकर अगर हम वाई एक्सिस तक पहुंचेंगे तो थीटा π/2 हो जाएगा, और π/2 से फिर और नीचे तक हम पहुंचेंगे अगर, यानी माइनस जेड एक्सिस तक, तो ये एंगल जो वैल्यू हो जाएगी वो पाई हो जाएगी। तो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है पॉसिबल वो है 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो है पाई। हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दोनों पर इक्वलिटी साइन लगेगा। और फाई जो है वो फाई की वैल्यू आपको जैसा पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने फाई को डिफाइन किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी फाई को डिफाइन करना है। तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही कहीं लाई करेगी। 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, लेकिन 2 पाई से हमेशा लेस ही होगी। तो ये डायग्राम में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है। किसी पॉइंट की पोजीशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में कैसे हम डिनोट करेंगे वो बताया गया है। फिर इसके नीचे देखिएगा यहाँ पर वेक्टर को डिफाइन किया गया है। वेक्टर को डिफाइन कैसे किया गया है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया गया है। तो डिफाइन करने का तरीका, वेक्टर को लिखने का तरीका आपको हमने बताया था, 2 तरीके हैं। एक तो ये कि पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग सारी कंपोनेंट्स को कॉमा करके लिखते जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि हम कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर का जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐड करके लिखते जाएं। तो यहाँ पर पहला देखिएगा रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर का वो कैसे है, वेक्टर ए विच इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर ए आर कॉमा ए थीटा कॉमा ए फाई, और दूसरा तरीका ये लिखा हुआ है कि वेक्टर ए कैन बी रिटन एज कैपिटल ए आर इंटू स्मॉल ए आर प्लस कैपिटल ए थीटा into small a theta plus capital A phi into small a phi, where capital A represents the component of the vector A and small a represents the unit vector. Small ar represents the unit vector along r, small a theta represents the unit vector along theta, and small a phi represents the unit vector along a phi. So this is the way in which we can represent any given vector in a spherical coordinate system. अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका आपको मालूम है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए विच डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए,
विच इज इक्वल टू अंडर रूट सारे जितने भी कंपोनेंट हैं वहां पर उन सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके एडिशन करके लिख देंगे। तो ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर। तो तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग एक्स वाई जेड सिस्टम में या फिर जैसे हम लोग रो फाई जेड सिस्टम में लिख रहे थे मैग्नीट्यूड की वैल्यू को, बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से हम लोग आर थीटा फाई सिस्टम में भी मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द यूनिट वेक्टर ए आर ए थीटा एंड ए फाई आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ए आर बीइंग डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस और इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग आर, ए थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा एंड ए फाई इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग फाई। तो ये ए आर ए थीटा ए फाई की डायरेक्शन ऊपर डायग्राम में आपको दी हुई है। बोल रहा है ए आर क्या होगा, इंक्रीजिंग आर की डायरेक्शन में होगा, ए थीटा क्या होगा, इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में होगा, और ए फाई क्या होगा, इंक्रीजिंग फाई की डायरेक्शन में होगा, और ये आपस में 90 डिग्री पर होंगे। इसके बाद यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर जो है उनके बीच में डॉट अगर लग रहा है या क्रॉस लग रहा है तो उनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए जो फंडामेंटल है ये आप जानते हैं कि अगर दो सेम टाइप के यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच का जो डॉट की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और उनके दो सेम यूनिट वेक्टर के क्रॉस के बीच की वैल्यू 0 होती है। ये फंडामेंटल हम लोग को मालूम है। दूसरा फंडामेंटल कि दो सेम यूनिट वेक्टर है उनके बीच दो डिफरेंट अगर यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच का जो डॉट है वो 0 होता है, और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच की जो वैल्यू है क्रॉस अगर दोनों के बीच में है तो उसकी वैल्यू तीसरे वाले यूनिट वेक्टर के बराबर होती है विद द साइन प्लस और माइनस। वो डिपेंड करता है कि हम ऑर्डर क्या फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम ऑर्डर आर थीटा फाई फॉलो कर रहे हैं तो आर और थीटा का अगर यहाँ पर हम लोग को क्रॉस लेना है तो फिर नेक्स्ट वैल्यू जो इन दोनों के क्रॉस की जो आउटपुट आएगी वो फाई आएगी। अगर थीटा और फाई ले रहे हैं तो आर आएगा, और फाई और आर ले रहे हैं तो ए थीटा आएगा। इसी में अगर हम यहाँ पर क्रॉस को उलट दें, ए थीटा पहले लिख दें और ए आर बाद में लिख दें, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट की वैल्यू है ए फाई ही रहेगी लेकिन विद माइनस साइन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ए फाई को पहले लिख दें और ए थीटा को बाद लिख दें तो रिजल्टेंट की वैल्यू तो ए आर रहेगी लेकिन माइनस साइन के साथ रहेगी। और इसी तरीके से हम तीसरी वाली वैल्यू को भी लिख सकते हैं कि ए आर अगर हम पहले लिख दें और ए फाई बाद में लिख दें तो रिजल्टेंट की वैल्यू ए थीटा ही रहेगी लेकिन विद माइनस साइन आ जाएगी। और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच का जो डॉट है वो 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है कॉस आता है, और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 है और कॉस 90 0 होता है। इसकी वजह से दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच का जो डॉट है वो हमेशा 0 ही आएगा बिकॉज ऑफ द कॉस 90। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये दो बॉक्स के अंदर बने हुए रिलेशंस दिख रहे हैं, और ये रिलेशन क्या बता रहे हैं आपको कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपस में या उनके वेरिएबल में क्या रिलेशन है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल होते हैं आर थीटा फाई, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड, और इनके वेरिएबल के बीच में आपस में क्या रिलेशन है ये बता रहा है। दोनों ही इक्वेशन आपको वही रिलेशन बता रही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि पहली वाली जो सेट ऑफ इक्वेशन है वो आपको बता रही है कि आपको एक्स वाई जेड दिया गया है, आर थीटा फाई फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आर थीटा फाई आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहला सेट ऑफ इक्वेशन जो है उसको फॉलो करेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड, और फाई की वैल्यू होगी tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन जो है वो आपको वही रिलेशन बता रही है, कार्टेशियन सिस्टम के वेरिएबल और स्फेरिकल सिस्टम के वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता रही है, लेकिन ये बता रहा है कि आपको स्फेरिकल सिस्टम दिया हुआ है और उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। स्फेरिकल दिया हुआ है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन में। तो जो रिजल्टेंट है वो एक्स वाई जेड आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू को लिखेंगे r sin थीटा sin फाई, और z की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे r cos थीटा।
तो ये रिलेशंस जो हैं वो दिए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये रिलेशन आ रहे हैं, कैसे ये रिलेशन आए हैं। तो उनको देखने के लिए हम लोग पेज नंबर 11 पे चलते हैं। पेज नंबर 11, वो ये है पेज नंबर 11। तो ब्लर्ड है थोड़ा सा, इस पेज को मैं दोबारा भेज दूंगा, अभी इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया है P और इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया है। देखो तीनों ही तरीके से डिफाइन किया गया है। पहले वाली पोजीशन लिखी हुई है XYZ, दूसरी वाली लिखी हुई है रो फाई, दूसरी वाली लिखी है R थीटा फाई और तीसरी वाली लिखी है रो फाई Z। और इस डायग्राम को यहाँ पर फिर से रेफरेंस जो लिया गया, देखिए XYZ सिस्टम में लिया गया है और P पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया है, तो एक लाइन बन रही है। इस लाइन को हम लोग R वेक्टर बोलेंगे या R बोलेंगे, और इस R की Z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बोला जाएगा। इस P पॉइंट का एक प्रोजेक्शन लिया हुआ है, इमेज ली हुई है XY प्लेन पर, और उस इमेज को ओरिजिन से मिला दिया है। तो ये जो लेंथ है ये रो कहलाएगी, और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो फाई कहलाएगा। और इमेज का और ऑब्जेक्ट जो पॉइंट है P, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग Z बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कहलाती है रो साइन फाई। ये जो लेंथ है प्रोजेक्शन की एक्स एक्सिस से जो भी लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं रो साइन फाई, और प्रोजेक्शन की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रो कॉस फाई। तो ये हो गया रो साइन फाई और ये हो गया रो कॉस फाई। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखिए जिसमें ओरिजिन है, पॉइंट P है और उसका इमेज है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को देखिए तो ये ट्राइंगल कैसा है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है। 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और इसकी जो तीन साइड है वो कौन सी है, एक है ये रो, एक है ये Z और एक है ये R। तो ये R रो Z का ट्राइंगल है। और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा, तो या हम यहां से देखें तो ये जो एंगल है अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हम थीटा बोल सकते हैं। ये एंगल जो है ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्राइंगल के अंदर, 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर हम साइन थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर की तरह से काम करेगी यानी रो, और ये हो गया इसका डायगोनल R, तो रो बाई R, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज R साइन थीटा। तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा कि रो कितना है, रो इज R साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, Z बेस हो जाएगा और R जो है उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो cos थीटा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी Z बाई R। तो Z की वैल्यू हो जाएगी R cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग Z का R के साथ रिलेशन और रो का R के साथ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रो निकल के आया यहाँ पर R साइन थीटा और Z निकल के आया R cos थीटा। अब क्या करना है आपको, X Y Z का R थीटा फाई के साथ रिलेशन निकालना है। लेकिन हमारे पास है क्या इंफॉर्मेशन कि X का रो के साथ क्या रिलेशन है और Y का रो के साथ क्या रिलेशन है। तो X का जो रो वाला रिलेशन है यानी X इज, यहाँ पर लिखा हुआ है X इज इक्वल टू रो कॉस फाई। इस रो की जगह अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे R के टर्म में विच इज R साइन थीटा, तो X की वैल्यू निकल के आ जाएगी R साइन थीटा कॉस फाई। यानी X का हमें R थीटा फाई के साथ क्या रिलेशन है ये मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर रो की वैल्यू को पुट कर देंगे विच इज R साइन थीटा,
y की वैल्यू में, तो y इज इक्वल टू रो साइन फाई लिखा हुआ है, रो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा r साइन थीटा साइन फाई। यानी y की वैल्यू r और थीटा और फाई के साथ किस तरीके से रिलेट कर रही है वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। और z r cos थीटा, या डायरेक्ट हमने ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करके निकाला हुआ है, z इज इक्वल टू r cos थीटा। इसका मतलब है कार्टेशियन सिस्टम के जितने भी वेरिएबल हैं उनका हमें रिलेशन मिल गया है स्फेरिकल सिस्टम के जो भी वेरिएबल है उनके साथ। तो कार्टेशियन सिस्टम के वेरिएबल है एक्स वाई जेड और स्फेरिकल सिस्टम के वेरिएबल है रो आर थीटा फाई। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू कितनी आ रही है r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू कितनी आ रही है r कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है इसको हम लोग कब यूज करेंगे? देखिए ये इक्वेशन जो है वो पिछले वाले पेज पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू है r कॉस थीटा। तो ये वाला जो रिलेशन है हम कब यूज करेंगे? जब हमें r थीटा और फाई की वैल्यू मालूम है। इसका मतलब है जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दी हुई है वैल्यूज, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। अब इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग ऊपर वाली जो सेट ऑफ इक्वेशन लिखी हुई है वो बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। तो आप करिए क्या, यहाँ पर x की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, y की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए और z की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। तो x की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, y की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और z की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और तीनों को ऐड करेंगे तो ये जो पहले वाले दो स्क्वायर हैं इसमें से आपको r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है। तो पहली दो को ऐड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी बच रहा है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में r कॉमन आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा और उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आर की। तो जो नीचे वाली सेट ऑफ इक्वेशन दी हुई है उसको हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये पहला रिलेशन हमें मिल जाएगा। अब अगर आपको थीटा निकालना है तो आप क्या करिए कि ये जो साइन थीटा वाली वैल्यू है इसमें से ये यहाँ पर ये आर एक्स और वाई वाली जो वैल्यू है इन दोनों को आप पहले ऐड कर लीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करके इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वहां से आर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसमें हम आर कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा टैन थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी टैन इन, यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड। तो थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, टैन वाला जो फंक्शन है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इट बिकम्स टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। और थर्ड जो रिलेशन है फाई, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए, सिंपल यहाँ पर y के वैल्यू में x को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा tan फाई आ जाएगा y बाई एक्स, तो फाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इस तरीके से आप ये ऊपर वाला जो रिलेशन है पूरा का पूरा ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे वाला रिलेशन अगर हमें मिल जाए तो इनको हम कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके ऊपर वाले रिलेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें आना चाहिए कि किस तरीके से हम रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उसमें देखिएगा कि
यूनिट वेक्टर के बीच में आपस में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या है, और ये पहला वाला लिखा हुआ है ये है ए एक्स, ये दूसरा वाला है ए वाई, तीसरा वाला है ए जेड। तो ए एक्स की वैल्यू लिखी हुई है साइन थीटा कॉस फाई ए आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ए थीटा माइनस साइन फाई ए फाई। इसी तरीके से ए वाई की वैल्यू लिखी है साइन थीटा साइन फाई ए आर प्लस कॉस थीटा साइन फाई ए थीटा प्लस कॉस फाई ए फाई। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू है ए जेड जो कि लिखी हुई है कॉस थीटा ए आर माइनस साइन थीटा ए थीटा। तो अब सवाल यह है कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपने पिछले टर्म उसमें एक अलग से डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर भी हम लोग एक अलग से डायग्राम बना के और फिर इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर रिजल्टेंट चाहिए आपको ए एक्स और साथ में ए आर ए थीटा और ए फाई। तो ये दो डायग्राम हम लोगों ने यूज किए थे जिनकी मदद से हम लोगों ने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो भी यूनिट वेक्टर्स थे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स थे उनमें आपस में रिलेशन निकाला था। एक इसी तरीके का डायग्राम हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। वो ये है, ये है, और इसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू। तो या तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हमें यूनिट वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम के यूनिट वेक्टर और सिलिंड्रिकल सिस्टम के यूनिट वेक्टर का आपस में रिलेशन मालूम है, और अगर हम किसी तरीके से यहाँ पर सिलिंड्रिकल सिस्टम और स्फेरिकल सिस्टम के यूनिट वेक्टर का रिलेशन आपस में निकाल लें और वो वैल्यू इन इक्वेशंस में पुट कर दें, तब भी हम सेम आंसर्स जो है वो बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दूसरा वाला जो तरीका है जिसमें हम लोगों को सिलिंड्रिकल सिस्टम और स्फेरिकल सिस्टम के यूनिट वेक्टर का आपस में क्या रिलेशन है, अगर ये मालूम पड़ जाए, क्योंकि ये ज्यादा बेटर तरीका है, छोटा तरीका है, इसको यूज करके हम लोग जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, बेसिकली ये डायग्राम आपको सिलिंड्रिकल सिस्टम और स्फेरिकल सिस्टम के जो वेरिएबल हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है इसी को दिखाता हुआ डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस बनी हुई है और ये एक्सिस जो है वो रो एक्सिस बनी हुई है। तो रो एक्सिस यहाँ पर बनाया हुआ है और रो जो है वो वेरिएबल है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो z भी वेरिएबल है, सिलिंड्रिकल और कार्टेशियन दोनों में आता है, तो z भी सिलिंड्रिकल का पार्ट है और रो भी सिलिंड्रिकल का पार्ट है। इसका मतलब है यहाँ पर सिलिंड्रिकल सिस्टम को रेफरेंस में लिया गया है और फिर यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है। तो ये है पॉइंट P जिसको ओरिजिन के साथ मिला दिया गया है और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं R, और AR की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग R। तो R की तरफ बढ़ाते हुए हमने यूनिट साइज का एक वेक्टर खींच दिया, इसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं AR। और ये इसका z एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा। तो इसी डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाते हुए AR से हम ड्रॉ कर देंगे A थीटा। इसके अपोजिट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का A थीटा। और ये लिखा है यहाँ पर A रो, तो A रो की डायरेक्शन में हम उसी के पैरेलल में एक यूनिट साइज का वेक्टर खींच देंगे तो ये बन जाएगा A रो। और इसी पॉइंट से अगर हम z डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग z डायरेक्शन में एक यूनिट साइज का वेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो ये बन जाएगा AZ। तो अब यहाँ से आप A रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A रो की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, तो आपको हमने बताया था, यहाँ पर ये है A थीटा और इस A थीटा के हेड से आप AR ड्रॉ कर दीजिए। तो वो AR यहाँ पर ऐसे बनेगा AR,
और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर पर, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, ए रो के दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट ये वाला हो जाएगा और एक पार्ट ये वाला हो जाएगा। पहला वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कि क्या है, ये कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, ए थीटा का। दूसरा वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा हमें ए आर का कंपोनेंट। अच्छा, अब ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये एंगल जो है वो थीटा होगा, ये वाला एंगल। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर इस वाले एंगल को थीटा होना पड़ेगा। तो ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो इसका जो कंपोनेंट है, ये पहला वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा आपका ए थीटा कॉस थीटा, और दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा ए आर साइन थीटा। तो ए रो को आप लिख सकते हैं ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए आर साइन थीटा। इसी तरीके से आप यहाँ पर ए जेड निकाल सकते हैं। ए जेड निकालने का क्या तरीका है, ए जेड निकालने का तरीका है यहाँ पर कि आपने पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया, मान लीजिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया माइनस ए थीटा, और फिर इसी के हेड से हमने दूसरा वेक्टर यानी ए आर ड्रॉ कर दिया, तो ये वेक्टर बन जाएगा ए आर। और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है या जो मीटिंग पॉइंट है ए माइनस ए थीटा और ए आर का, उससे हम लोगों ने ए जेड वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो पूरा ए जेड वेक्टर है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। पहला वाला जो पार्ट है ये कंपोनेंट ऑफ ए थीटा कहलाएगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है ये कंपोनेंट ऑफ ए आर कहलाएगा। तो पहले वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्योंकि ये थीटा एंगल है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो पहला वाला जो पार्ट हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस ए थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, यानी आ जाएगा माइनस ए थीटा साइन थीटा। और दूसरे वाले कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी, अगर यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा ए आर कॉस थीटा। तो ए आर कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा, ये जेड की वैल्यू हो जाएगी। और ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए थीटा प्लस ए आर साइन थीटा, ये ए रो की वैल्यू हो जाएगी। और ए जेड और ए रो की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्योंकि हमें पिछले कार्टेशियन और सिलिंड्रिकल वाले रिलेशन से ये हमें मालूम है कि ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसका रिलेशन ये है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ए एक्स इज इक्वल टू कॉस फाई ए रो माइनस साइन फाई ए फाई। तो यहाँ पर आपने ए रो की वैल्यू आर थीटा फाई के टर्म में निकाल ली है, और ए फाई की वैल्यू आर थीटा फाई के टर्म में निकाल ली है। पुट कर देंगे ए रो और ए फाई की वैल्यू को, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लेंगे आर थीटा फाई के टर्म में, तो हमें बिल्कुल वही वैल्यू मिल जाएगी जो अभी हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर भी अगर हम रो और फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो ये आएगी। थोड़ी ब्लर्ड है, मैं दोबारा भेज दूंगा ये वाला पेज आपको। और ये जो वैल्यू है ये है ए एक्स इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई ए आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ए थीटा माइनस साइन फाई ए फाई। ए वाई की वैल्यू है साइन थीटा साइन फाई ए आर प्लस कॉस थीटा साइन फाई ए थीटा प्लस कॉस फाई ए फाई, और ए जेड की वैल्यू कॉस थीटा ए आर माइनस साइन थीटा ए थीटा। तो ये हो गया, ये रिलेशन हो गया, ये तरीका हो गया कि किस तरीके से हम लोग कार्टेशियन सिस्टम के यूनिट वेक्टर का स्फेरिकल सिस्टम के यूनिट वेक्टर के साथ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे जो है वो ये यहाँ पर ए आर ए थीटा और ए फाई की वैल्यू ए एक्स ए वाई और ए जेड के टर्म में लिखी हुई है, हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और नीचे वाला सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लगभग सेम है। ये सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि ऊपर वाले में आपको आर थीटा फाई सिस्टम दिया गया है और मालूम करना है एक्स वाई जेड सिस्टम, और नीचे वाले में आपको एक्स वाई जेड सिस्टम दिया होगा और मालूम करना है आर थीटा फाई सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो टारगेट था कि किस तरीके से हम कंपोनेंट में आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट में किस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट करना है ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड एंड ए आर कॉमा ए थीटा कॉमा ए फाई आर रिलेटेड बाई सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन 1.23 into इक्वेशन नंबर 1.2 एंड कलेक्टिंग द टर्म्स। तो वैल्यू उठा के हमने पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 1.23 से इक्वेशन नंबर 1.2 में, और फिर हमने टर्म्स को जो है वो जो भी कॉमन लेके जो हमें चाहिए उसके हिसाब से अरेंज करके लिखा हुआ है। और फाइनली ये वैल्यू निकल के आ रही है, विच इज द रिलेशन बिटवीन component values of Cartesian system and component values of spherical system। तो पहली वाली वैल्यू लिखी हुई है AR, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along स्मॉल r डायरेक्शन, यानी स्फेरिकल सिस्टम की बात कर रहा है, और इसकी वैल्यू लिखी है AX sin थीटा cos phi प्लस AY sin थीटा sin phi प्लस AZ cos थीटा। दूसरी वाली वैल्यू लिखी हुई है A थीटा इज इक्वल टू ax cos theta plus ax cos theta cos phi plus ay cos theta sin phi minus az sin theta, और तीसरी वाली वैल्यू लिखी है a phi is equal to minus of ax sin phi plus ay cos phi। तो ये रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। अब हम लोगों ने एक और तरीके से इंफॉर्मेशन को लिखा था, वो था इसका मैट्रिक्स फॉर्म। तो वो मैट्रिक्स फॉर्म देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, और तीनों में पहली वाली जो मैट्रिक्स है वो आपको बता रही है कि अगर आपको एक्स वाई जेड सिस्टम दिया है और आर थीटा फाई सिस्टम में कंपोनेंट के रिलेशन को पूछ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स अगर हमें याद होगी तो फिर हम डायरेक्ट जो है वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको याद करना थोड़ा आसान भी है। तो यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है ये साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, ये लिखा है माइनस साइन फाई कॉस फाई 0। तो अब सवाल है कि ये एंगल कैसे मालूम पड़ेंगे। तो ये एंगल कैसे मालूम पड़ेंगे, उसके लिए ये जो इक्वेशन नंबर या मैट्रिक्स नंबर 1.29 लिखी हुई है ये यहाँ से मालूम पड़ जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल आर सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ लिखा है ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये लिखा हुआ है ए आर डॉट ए एक्स ए आर डॉट ए वाई ए आर डॉट ए जेड। तो लिखने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। पहली वाली जो रो है उसमें आर कॉमन रहेगा, और क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहला जो एलिमेंट चाहिए वो आर वाला कंपोनेंट चाहिए, तो वो आर सेम रहेगा। और यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड वो एक एक करके आएंगे। जो पहले है वो पहले आएगा, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा, और तीसरे नंबर वाला तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर ये जो बीच वाली रो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे बीच वाली वैल्यू है कौन सी। तो यहाँ पर थीटा है वेरिएबल, तो यहाँ पर ए थीटा जो है वो कॉमन रहेगा। उसके बाद में साथ में पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, और तीसरी वाली रो को हम कंप्लीट करेंगे उसमें फाई जो है वो कॉमन रहेगा, और फाई के साथ एक एक करके एक्स वाई और जेड आएगा। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। ये पैटर्न से हमें इक्वेशन, ये जो यूनिट वेक्टर के टर्म में इक्वेशन है या मैट्रिक्स है, ये निकल याद हो जाएगी। और यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर ये मैट्रिक्स याद हो जाएगी तो डायग्राम की मदद से हम उनके बीच में एंगल कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये याद करना ज्यादा आसान है इंस्टेड कि अगर हम वो सीधे जो बड़ी बड़ी क्वेश्चंस दिए हैं उनको याद करें। तो अब देखिएगा यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, विच इज पेज नंबर 13।
ये पेज नंबर 13 और एग्जांपल नंबर 1.1 जिसमें लिखा हुआ है गिवन पॉइंट P -2, 6, 3 एंड वेक्टर A इज इक्वल टू y ax प्लस x प्लस z ay एक्सप्रेस P and vector A in cylindrical and spherical coordinate. Evaluate capital vector A at P in Cartesian cylindrical and spherical system. तो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पर जो पोजीशन दी है पॉइंट की पोजीशन विच इज -2, 6, 3 इनको सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि -2, 6, 3 ये तीनों ही जो वैल्यूज हैं वो लेंथ है। -2 भी लेंथ है, 6 भी लेंथ है और 3 भी लेंथ है और तीनों लेंथ होती हैं कार्टेशियन सिस्टम में x y z। x भी लेंथ होती है, y भी लेंथ होती है और z भी लेंथ होती है। तो इसका मतलब है जो P पॉइंट अगर यहाँ पर ना भी बताता और ये बोल देता कि रिमेनिंग दो जो भी सिस्टम है उनमें आप कन्वर्ट करिए, तो भी आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम गिवन पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे कि किस सिस्टम को यूज करके ये गिवन पोजीशन दी गई है। तो यहाँ पर ये तीनों लेंथ है, इसका मतलब कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट P की पोजीशन हमें मालूम है। और इसके बाद ये वेक्टर A की वैल्यू साफ साफ समझ में आ रही है क्योंकि यहाँ पर x y z वेरिएबल है, इसका मतलब है कार्टेशियन सिस्टम में ये वेक्टर हमें दिया गया है। बाकी जो दो सिस्टम है यानी सिलिंड्रिकल सिस्टम और स्फेरिकल सिस्टम में हमें इनको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू -3 है। तो रो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए। रो का वैल्यू होता है √x² + y²। ऊपर से हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, रो निकाल लेंगे। फाई की वैल्यू होती है tan इनवर्स y/x, ऊपर से रिलेशन को यूज करेंगे, वैल्यूज को यूज करेंगे और फाई निकाल लेंगे। और z यहाँ पर क्योंकि स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम में z कॉमन होता है तो z ऊपर ही से वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से हम r थीटा फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। r की वैल्यू क्या होगी या वो हमें मालूम है रिलेशन r = √x² + y² + z²। वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे tan इनवर्स √x² + y² / z से। और क्योंकि दोनों ही सिस्टम में फाई कॉमन है तो फाई हम यही वाला यूज कर लेंगे जो 108.43 डिग्रीज आया है, इसी को हम लोग यूज कर लेंगे। तो पॉइंट P की पोजीशन को ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। पहला जो लिखने का तरीका है वो कार्टेशियन सिस्टम को यूज करके लिखा गया है। दूसरे वाले में हम लोगों ने सिलिंड्रिकल सिस्टम को यूज करके वैल्यू को लिखा हुआ है, पोजीशन को लिखा है। और तीसरे वाले तरीके में हमने स्फेरिकल सिस्टम को यूज करके पोजीशन को लिखा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कार्टेशियन सिस्टम में तीनों लेंथ होती हैं और सिलिंड्रिकल सिस्टम में दो लेंथ होती हैं और बीच में एंगल आता है। ये हो गया पहली वाली जो वैल्यू है रो, दूसरी वाली वैल्यू है फाई, फाई एंगल है और जेड लेंथ है। और जो सिलिंड्रिकल सिस्टम है स्फेरिकल सिस्टम है उसमें एक लेंथ होती है और दो एंगल होते हैं। तो ये पहली वाली जो वैल्यू है वो है लेंथ 7 है और बाद वाली वैल्यू में डिग्री का साइन लगा हुआ है तो ये एंगल है। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से पूछी जाती है। और अभी इसमें सेकंड पार्ट भी था क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड पार्ट ये था कि आप वेक्टर जो लिखा हुआ है उसको भी कन्वर्ट करिए। तो बेसिकली अगर हमें कंपोनेंट की वैल्यू सिलिंड्रिकल सिस्टम में और स्फेरिकल सिस्टम में क्या हो, ए आर की वैल्यू, ए रो की वैल्यू, ए फाई, ए थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पर वेक्टर को बिल्कुल जिस तरीके से कार्टेशियन में लिखते हैं उसी तरीके से सिलिंड्रिकल सिस्टम में और स्फेरिकल सिस्टम में भी हम वेक्टर को लिख सकते हैं। कार्टेशियन में हम लोग लिखते हैं ax प्लस ay प्लस az दिखाता हूं मैं आपको, जो हम लोगों ने फर्स्ट डे में देखा था। ये लिखा हुआ है, ये लिखा है वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर A = कैपिटल A सबस्क्रिप्ट x इंटू स्मॉल a सबस्क्रिप्ट x, कैपिटल A सबस्क्रिप्ट y इंटू स्मॉल a सबस्क्रिप्ट y, कैपिटल A सबस्क्रिप्ट z इंटू स्मॉल a सबस्क्रिप्ट z। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर आप ax की वैल्यू, ay की वैल्यू और az की वैल्यू
जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस ax ay az से फिर आप a रो a phi az निकाल लेंगे। a रो a phi az निकालने के लिए आपके पास रिलेशन है ये, यहाँ पर a रो इज इक्वल टू ax cos phi प्लस ay sin phi, a phi की वैल्यू है माइनस ऑफ ax sin phi प्लस ay cos phi, और az की वैल्यू है az। ये रिलेशन यूज कर लेंगे तो हमें रो phi z में हमें वेक्टर की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, और फिर ये रो phi z वाले सिस्टम में कंपोनेंट की वैल्यू मालूम करके हम लोग इक्वेशन नंबर 1.4 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें वेक्टर की वैल्यू सिलिंड्रिकल सिस्टम में मालूम पड़ जाएगी, और इसी तरीके से हम स्फेरिकल सिस्टम में भी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर वही किया है इन्होंने, रो phi z सिस्टम में पहले वैल्यू को मालूम करा है, और फिर वो सारी वैल्यूज जो है वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में रख दी हैं, तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। और इसके बाद फिर रो phi z सिस्टम में ये है वो पेज नंबर 14, थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं तो देखिएगा, पेज नंबर इसीलिए पड़े हुए हैं साथ में, देख लीजिएगा। तो 13 के बाद 14, तो यहाँ पर रो और phi सारी वैल्यूज आपको मालूम है। फिर इसके बाद जब हम r थीटा phi सिस्टम में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास वो मैट्रिक्स फॉर्म है, उस मैट्रिक्स फॉर्म में हम ये सारी वैल्यूज को जो है पुट कर देंगे, थीटा और phi ये सब हम निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर देंगे और मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशन बना लेंगे, और फाइनली उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी में किस तरीके से हम उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन दिया हो या फिर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दिया हो, फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे को मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो याद हो जाए। तो मैट्रिक्स फॉर्म याद करना ज्यादा आसान है, हम बार बार बोल रहे हैं, तरीका हमने आपको बताया। जैसे यहाँ पर आपको ये लिखना हुआ है, तो ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो ये होगी AR.AX, ये होगी AR.AY, ये होगी AR.AZ। ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी A_AX, A_AY, A_AZ, और ये वैल्यू हो जाएगी A_Phi.X, A_Phi.AY, A_Phi.AZ। और फिर हमें वो डायग्राम दोनों अगर याद हो जाएंगे तो उनसे हमें एंगल, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी वो निकल के आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है करिएगा, खास तौर से ये यहाँ पर प्रैक्टिस पेज नंबर 15 में आपको मैं दिखाता हूं। पेज नंबर 15 में एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये है वो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1। और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 जो है ये आपको सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके इसको आप सभी लोगों को मुझको मेल कर देना है, और मेल आईडी आपके स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रही होगी, तो उसी मेल आईडी पे आप मुझको इसका सॉल्यूशन सभी लोग जो है वो सेंड कर दीजिएगा। तो मेल आईडी मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ।